गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक किया था ट्रेनिंग मेथड्स फॉर वर्कर्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग मेथड्स फॉर मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स। अब देखिए, सबसे पहला मेथड इसमें आता है जॉब रोटेशन कमेटी। ये क्या होती है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाती है जिसमें जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबकी जॉब रोटेट की जाती है ना। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि सभी मैनेजर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज लेने का मौका मिल जाता है। हर पोस्ट पर वो काम करते हैं तो सबके जो फीचर्स हैं उनसे वो अवेयर हो जाते हैं कि उन पर कैसे काम करना है ना। जैसे आपने बैंक में देखा होगा कि जितने भी क्लैरिकल स्टाफ हैं उनकी जो पोस्ट है वो रोटेट की जाती है, ताकि अगर कोई पर्सन छुट्टी पर हो तो दूसरा पर्सन उसकी जगह पर बैठकर काम कर सके। तो यहाँ भी यही पर्पस होता है कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले हर सीट की। इसके लिए उनका थोड़े टाइम के बाद उनकी जॉब जो है वो रोटेट कर दी जाती है ना। तो इसका एडवांटेज यही होता है कि उनको एक तो एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, एंड दे बिगिन्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या आती हैं काम करने में, उनसे वो अवेयर हो जाते हैं। तो अब देखो इसके एडवांटेज कि हर मैनेजर को मौका मिलता है काम करने का, है ना, हर सीट पर। तो इट इंक्रीजेज इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन, कि उनकी प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं कि वो क्या फेस कर रहे हैं। और इसी तरह से स्कोप नॉलेज का भी बढ़ता है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस मिलता है। बट इसकी ड्रॉबैक क्या है कि जो मैनेजर है वो एक पोस्ट पर थोड़े टाइम के लिए काम करता है तो वो एक्सपर्ट नहीं हो पाता, है ना। उसके बाद उनको दूसरी पोस्ट पर भेज दिया जाता है। और इसी तरह से अगर इसके लिए उनकी ट्रांसफ़र करनी पड़े, जैसे एक कंपनी की कई ब्रांचेज़ हैं, तो जब वो जनरली रोटेट करते हैं जॉब तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखिए सेकंड, ये तो फर्स्ट मेथड। सेकंड है असिस्टेंट टू पोजीशन, कि इस मेथड में क्या होता है कि जो ट्रेनी है उसको मैनेजर का या जो भी सीनियर मैनेजर है उसका असिस्टेंट बना दिया जाता है। और उस असिस्टेंट का मेन काम ये होता है कि उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं मैनेजर्स के वो इनसे करवाते हैं, तो वो उनको काम करते हुए देखते हैं। जब वो देखते हैं तो वो काम करना सीख जाते हैं। तो ये कब यूज़ किया जाता है कि जब वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर छुट्टी पर होता है तो उसकी जगह पर काम करने का मौका इन असिस्टेंट को दिया जाता है। तो वो नॉर्मल जो डे टू डे के जो वर्क होते हैं वो करना सीख जाते हैं। अब इसका मेथड का जो है मेरिट क्या है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना। और जो सीनियर मैनेजर है उसका वर्कलोड भी कम हो जाता है, एंड जो ट्रेनी है वो मोटिवेटेड होते हैं कि उनको पता है कि उनका प्रमोशन हो जाएगा। जब वो इस काम को सीख जाएंगे तो सीनियर मैनेजर की जगह पर उनको भी पोस्ट किया जा सकता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि फेवरिज्म की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है ना। जो सीनियर मैनेजर है वो अपना जो ट्रेनी है वो अपना जो फेवरेट पर्सन है वो उसको अपॉइंट करना चाहेगा, और ट्रेनिंग के अलावा कोई और एम्प्लॉय इससे मोटिवेट नहीं होता, है ना। क्योंकि जो ट्रेनी है उसी को ट्रेन किया जा रहा है, उसके अलावा और पर्सन्स को मौका नहीं मिलता। तो ये इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद देखिए थर्ड मेथड आता है कमेटी एंड जूनियर बोर्ड्स। इस मेथड में क्या होता है कि कुछ कमेटीज़ बना दी जाती हैं, कुछ जूनियर बोर्ड बना दी जाते हैं, जिसमें कुछ ट्रेनीज़ को इनवाइट किया जाता है इन कमेटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि वो अपनी ओपिनियन यहाँ पर जो है वो दें, किसके बारे में, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में, या ऑन मैटर ऑफ ट्रेड एंड स्पेशली दोज रिलेटेड टू मैनेजरियल प्रॉब्लम, जिसको सोल्यूशन उनको निकालना है उससे रिलेटेड उनसे क्या मांगे जाते हैं, सजेशंस, जो ट्रेनीज़ होते हैं। तो सभी जो ट्रेनीज़ हैं वो अपने अपने सजेशंस देते हैं, लेकिन उसको मानना या ना मानना डिपेंड करता है सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। ये जो मेथड है वो जनरली जो जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए होता है कि उनको बुलाया जाता है और वो सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और सुनकर अपने जो विचार हैं, अपने जो सजेशंस हैं, है ना, ओपिनियंस हैं, वो अपनी देते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि अगर उनको प्रमोट करना है तो फिर उनको चेक किया जाता है कि वो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। तो सीनियर जो मैनेजर्स हैं या सीनियर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो उनको जज करते हैं। आप देखो इसका एडवांटेज क्या है कि अप्रोच ऑफ ट्रेनी टूवर्ड्स द ट्रेड वाइडन्स एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग इन अ बेटर वे। कि जो ट्रेनी है वो ये देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस तरह से फेस करना है ना। तो वो उससे कुछ सीखते हैं। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि उनको डिसीज़न लेना है, वो किस तरह से लेना है, वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ को लेकर। और लीडरशिप की क्वालिटी भी आती है कि उनको किस तरह से मैनेज करना है ना। तो दिस मेथड पेव्स द वे फॉर टेकिंग डिसीजन, कि डिसीज़न लेने का रास्ता भी ये साफ करता है। अब देखो इसके ड्रॉबैक क्या है कि एवरी मेंबर इज़ गिवन टाइम टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन।
हर मेंबर को टाइम दिया जाता है, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि सबकी अलग अलग सजेशंस होंगे, सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो आप किसकी बात मानोगे, है ना। तो किसी एक की मानी जाएगी, बाकियों की नहीं मानी जाएगी, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम कि जस्ट ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। एंड देयर इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज सबका ही एक डिसीज़न है, तो इसमें कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर वो गलत डिसीज़न ले लिया जाए, सपोज सबने यस कर दी, तो आप कलेक्टिवली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं कर सकते, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती इसमें। एंड मैनी अ टाइम ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन, कई बार डिफरेंस हो जाता है, और होता है, मोस्टली होता है, तो फिर जो कमेटी है वो फेल हो जाती है कोऑर्डिनेट करने में कि क्या डिसीज़न ले, उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट टू डू, है ना। टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ दिस कमेटी डिपेंड्स ऑन हायर अथॉरिटी, कि यहाँ पर तो जस्ट सजेशंस दिए जाते हैं, बट उनको एक्सेप्ट करना या ना करना किस पर डिपेंड करता है, हायर अथॉरिटी के ऊपर। तो इसलिए ओवरऑल उनको ये लगता है कि कमेटी और जूनियर बोर्ड से कोई कंक्लूज़न नहीं निकल सकता। उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ मेथड है स्पेशल कॉन्फ्रेंस, कि इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेनी को बाय होल्डिंग स्पेशल कॉन्फ्रेंस। एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और उस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, जो एक्सपर्ट आकर उनको कुछ सिखाते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 2 से 3 दिन की होती है। इसमें जो ट्रेनीज़ हैं उनको डिफरेंट मेथड से ट्रेनिंग दी जाती है, और इस मेथड में, अंडर दिस मेथड ऑल द ट्रेनिंग और मैनेजर्स जिनको भी ट्रेनिंग देनी है, असेंबल्स वन प्लेस, एक ही प्लेस पर इकट्ठे होते हैं फॉर डेलिब्रेशन, और वी कैन से कि फॉर ग्रुप डिस्कशन, है ना। इस कॉन्फ्रेंस में एक पर्सन या जो भी असेंबल हुए हैं वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। आप देखो ये 3 तरह की कॉन्फ्रेंस हो सकती है। एक तो है डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस। अब डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रेनी इज़ फ्रॉम 15 to 20, 15 से 20 तक होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर जो ट्रेनर है वो इनवाइट करता है ट्रेनी को कि वो टू डेलिब्रेट ऑन डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम, कि वो अपने व्यूज़ रखें बिजनेस प्रॉब्लम पर, है ना। तो वो क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। तो जस्ट लाइक ग्रुप डिस्कशन होता है, लंबी सिटिंग होती है, तो वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो कलीग्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होता है इन कॉन्फ्रेंसेज मेड इन सच अ वे, ऐसा बनाया जाता है कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपने व्यूज़ अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें। तो ये तो है डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस, जिसमें डायरेक्ट एक दूसरे से बात की जा रही है, नॉलेज शेयर की जा रही है। सेकंड होता है कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। इसमें जस्ट कंसल्ट किया जाता है कि व्हाट टू डू, है ना। जो पार्टिसिपेंट है वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना या ना करना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सीनियर मैनेजर्स के ऊपर। तो सच कॉन्फ्रेंस आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजर्स, मैनेजर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें जो मैनेजर्स हैं वो व्यूज़ सुनते हैं जो ट्रेनी हैं उनके रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और उसके बाद ये व्यूज़ सुनने के बाद जो मैनेजर है वो कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो जस्ट एक कंसल्टेशन होती है ना, जिसमें वो अपनी राय देते हैं, अपने सजेशंस देते हैं, जिसको मानना या ना मानना डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस। इसमें जो कॉन्फ्रेंस होती है उसका मेन पर्पस ये होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है किसी भी तरीके से, है ना। तो जो भी डिसीज़न लिया जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी, कलेक्टिव। तो इस पर बेस्ड होती है कि बाकी जो पार्टिसिपेंट है उनसे पूछा जाता है व्हाट टू डू। जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी जो भी डिसीज़न लेती है उसके हिसाब से डिसीज़न ले लिया जाता है। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, एक्सचेंज करके, है ना। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है इस मेथड का, कि बेस्ट अल्टरनेट मिल जाता है। जितने पर्सन होंगे उतने व्यूज़ होंगे, तो सब अलग अलग मेथड बताएंगे, तो उनको कोई ऐसा तरीका भी समझ में आ जाता है जो हो सकता है उनके ध्यान में ना हो, है ना। तो एक मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू नो द व्यूज़ ऑफ अदर डिफरेंट पीपल। हर मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर्स के जो व्यूज़ हैं उसको सुनता है। एंड डिफरेंट व्यूज़ आर एयर्ड एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पर बहुत सारे व्यूज़ रखे जाते हैं। बट इसका ड्रॉबैक ऑब्वियसली इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी एंड एनर्जी, है ना। क्योंकि जो डिसीज़न है वो तो मेन सीनियर जो पर्सन है उन्होंने लेना है, तो इतने सारे पर्सन से पूछना व्हाट टू डू, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, कि क्योंकि इन्होंने जो डिसीज़न लेना है वो तो वही लेंगे। और इस तरह से जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जाती है उसमें हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइज स्किल होता है। तो एक तरह से मतलब जैसे बता रही थी कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम,
उसी तरीके से यहाँ पर इतने सारे पर्सन को इकट्ठा करना और उनसे पूछना, और फिर उनके आगे ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है कि उनकी बात को सुना गया लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अभी आप यहीं तक पढ़ना, नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।